नमस्ते साथियों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल के अंतर्गत जो देखेंगे वो है हमारा भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोग आज देखेंगे उत्तर एवं तटीय मैदान। उत्तर के तटीय मैदान देखेंगे और उसमें जो है जलोढ़ मैदान, यानी इसी के अंतर्गत ये आ जाएंगी जलोढ़ मैदान और खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और दोआब क्षेत्र। ये क्या है, आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जलोढ़ मैदान। तो हम लोग देखेंगे जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान क्षेत्र कौन से होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, जलोढ़ मैदान कहाँ क्यों गया है, ये भी हम लोग इसी में देखेंगे। क्या टॉपिक है, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान क्या है, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान मतलब इसमें क्या है, जल से भरे हुए जो मैदान है, जिस क्षेत्र में पानी आ जाता हो या बाढ़ आ जाती हो उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। तो कौन से, जैसे मान लीजिए मेरी कोई एक नदी है, मान लीजिए ये एक नदी है, ये नदी है। नदी में क्या है, नदी में क्या है, पानी। अच्छा, पानी क्या हुआ, पानी इसमें क्या होता है कि बाढ़ आई। अब बाढ़ कैसे आई, इसमें आई बाढ़। बाढ़ कैसे आई, कई कारण हो सकते हैं। बाढ़ जो का नाम वर्षा ऋतु होती है उसमें भी आ सकती है, यानी वर्षा ऋतु बारिश के मौसम में जो बारिश होती है उससे हो सकती है। तो इसे लिख सकते हैं वर्षा के कारण। एक तो वर्षा हो गई, दूसरा क्या है, इसमें बाढ़ क्योंकि ये अधिकतर नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। हिमालय में क्या है कि बर्फ़ है, बर्फ़ में बर्फ़ क्या है, बर्फ़ के पिघलने से। तो ये क्या होता है, बर्फ़ के पिघलने से भी इसमें बाढ़ आ सकती है। बर्फ़ के पिघलने से बाढ़ आ सकती है, यानी बर्फ़ के पिघलने से भी बाढ़ आ सकती है। अच्छा, और कैसे बाढ़ आ सकती है, अगर हम कह दें कि बाढ़ और ऐसे यहाँ पे एक मान लीजिए कोई इसका मुहाना है नदी का, और इसको हम ब्लॉक कर दें, इसको यहाँ अवसाद आकर जमा हो जाए। क्या अवसाद, यानी गाद। क्योंकि ये पानी जो आएगा इसमें क्या आएगी, अवसाद आएगी। अवसाद यहाँ जमा होती रहेगी धीरे धीरे, तो ये अवसाद जमा हो जाएगी तो यहाँ क्या होगा, पानी का निकास बंद हो जाएगा। बंद होने से क्या होगा, यहाँ पे इस क्षेत्र में जल भराव की स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। ये भी बाढ़ का एक कारण है। तो ये तो बाढ़ के कारण थे, क्या कि बारिश के कारण भी हो सकती है, बाढ़ आ सकती है। बर्फ़ के पिघलने से भी बाढ़ आ सकती है। और जो नदी का जो चैनल होता है, यानी मुहाना क्षेत्र, वहाँ पे अवसाद जो नदियाँ बहा कर ले जाती हैं वो एक जगह, यानी अवसाद जिसे गाद कहते हैं, वो जमा होती रहती है, महीन गाद। तो जमा होने से भी जो है नदी का जो यहाँ पे मुहाना है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने से इसमें बाढ़ आ सकती है। तो एक कारण ये भी हुआ। तो यानी हम कह सकते हैं अवसाद जमा होने से भी इसमें बाढ़ आ सकती है। तो ये कारण ये भी है। अच्छा, तो ये बाढ़ आने के कारण हो गए। तो इसमें क्या है कि जो अवसाद हैं वो तुरंत तो इकट्ठे नहीं होंगे, इसमें बहुत सा समय लगेगा। तो इस क्षेत्र में क्या होगा कि अवसाद जो हैं जो जमा होंगे तो इसमें एक तो क्षेत्र बनेगा, मतलब पुराने अवसाद जो पहले से लाखों वर्षों से जमा हो रहे हैं वो बन जाएंगे। और एक क्या है कि अभी नए बन रहे हैं तो वो भी अवसाद होंगे। तो इस क्षेत्र में जो बाढ़ आएगी तो अवसाद, मान लीजिए अब ये जो क्षेत्र है यहाँ से बाढ़, इसमें तो बाढ़ आ गई, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पानी इसका फ्लो होगा, यानी नदी का इन किनारों पर पानी क्या होगा, भर जाएगा। भरने से क्या होगा, इसमें भी अवसाद होंगे।
तो इस क्षेत्र का क्या होगा, यानी जो इसमें अपसाद होंगे तो इसमें एक तो कभी क्या होगा कि यहाँ पे पुराने अपसाद जमा होंगे, कभी क्या होगा कि अभी कुछ नए अपसाद होंगे। तो इसमें जो है नदी, ये अपसाद कब जमा होंगे, जब यहाँ पे नदी क्या करेगी, अपना कटाव करेगी, क्योंकि नदी का बहाव जो होता है सेंटर में तेज होता है, यानी मतलब इसका मध्य क्रम में इसका बहाव क्या होगा, नदी का पानी का बहाव तेज होगा, पानी का बहाव तेज होगा। अच्छा, पानी का जब बहाव तेज होगा तो इसमें क्या होगा, ये नदी यहाँ पे काटेगी, यहाँ पे काट देगी तो और आगे बढ़ेगी, हो सकता है ये यहाँ पे गहरी भी होगी, यानी जब कटाव करेगी तो यहाँ गहरी भी होगी। तो ये नदी है, जब ये हिस्सा गहरा होगा तो ये यहाँ जो है ये ऊंचाई का क्षेत्र बन जाएगा इस क्षेत्र में, क्योंकि पानी तो सीधे अब निकलने लगेगा, तो ये क्षेत्र जो बनेगा ऊंचाई का क्षेत्र बनेगा। तो इसमें क्या है कि ये जो इधर ऊंचाई का क्षेत्र जो थोड़ा बहुत बना वो तो छोड़ देगी नदी, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा पुराने अपसाद, यानी अब क्या बन जाएंगे, पुराने अपसाद। और इस क्षेत्र में भी वही प्रक्रिया होगी, यहाँ पे पुराने भी अपसाद होंगे, यानी यहाँ पे भी पुराने अपसाद जमा होंगे, क्योंकि यहाँ से पानी अब बंद हो जाएगा, यानी पानी अब बाढ़ का इधर नहीं आएगा, इतने में आएगा। तो जो इधर जो छूटेगा एरिया तो पुराने अपसाद जमा होंगे, तो इसमें क्या ये क्या कहलाएंगे, पुराने अपसाद, यही कहलाएंगे बांगर क्षेत्र। क्या कहलाएंगे, बांगर क्षेत्र। यानी बांगर क्षेत्र, इधर भी बांगर क्षेत्र होगा और इधर भी क्या होगा, बांगर क्षेत्र होगा, बांगर क्षेत्र होगा। अच्छा, इधर जो है ये क्या होगा, ये पास का ये क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पे तो कभी कभी बाढ़ आती है इन क्षेत्रों में, यानी बांगर क्षेत्र में कभी कभी, यहाँ कभी कभी बाढ़ आती है, कभी कभी बाढ़ आती है। इस क्षेत्र में भी वही होगा, लेकिन क्या होगा कि नदी जो प्रत्येक वर्ष जो बाढ़ कहाँ आएगी, किस क्षेत्र में आएगी, नदी जो फ्लो करेगी तो इस क्षेत्र में इनके किनारे पर, इन जो तटीय है, तट के नदी के किनारे, यानी तट का भाग, यहाँ पे क्या होगा, पानी भरेगा तो नदी ऊपर बहने लगेगी, जब ऊपर फ्लो होगी तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, पानी आएगा। तो ये क्या होगा, देखा होगा कभी प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है वर्षा ऋतु में, तो बाढ़ आती है, इस क्षेत्र में भी आएगी, इस क्षेत्र में भी आएगी, तो ये क्या बन जाएंगे, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये क्या बनेगा, खादर क्षेत्र। इसमें क्या होती है, बहुत महीन जो होते हैं अपसाद नदी बहा कर लाती है और इन क्षेत्रों में डालती रहती है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये क्या कहलाएंगे, खादर क्षेत्र कहलाएंगे, यानी इन क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती रहती है। और क्या होगा, फिर क्या होगा, ये जो नदी मतलब गहरी हो रही थी तो यहाँ से क्या है, ये भी अवसाद कटे, यानी इसका भी अवसाद कटा तो आगे भी जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नवीन जलोढ़ का निर्माण होगा, यानी नवीन मिट्टी का निर्माण होगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगी नवीन जलोढ़ मिट्टी। और यही जो क्षेत्र है जहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से क्या होगा कि जो नदियाँ अपने साथ जो बहाकर अवसाद लाती हैं तो उनमें क्या होता है, उपजाऊपन ज़्यादा होता है, वो इकट्ठी गाद जमा होती रहती है, जमा होने से क्या होगा कि अवसाद जो इकट्ठा जमा होगा वहाँ मैदानी क्षेत्र, जो भी मैदान बनेगा वह कैसा होगा, वह उपजाऊ क्षेत्र होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें उपजाऊ क्षेत्र कौन सा होगा, यानी सबसे ज़्यादा फर्टाइल क्षेत्र कौन सा होगा, बांगर क्षेत्र या फिर खादर क्षेत्र, ये वाला। तो कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे इस क्षेत्र में जो होती है
कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष जो नदियाँ हैं उपजाऊ भूमि जो काटती हैं वो बहाकर अपने साथ जो छोटे छोटे कण बन जाते हैं, यानी अवसाद जो जमा होता है वो इन्हीं क्षेत्रों में जमा होता रहता है। तो इससे क्या होता है, ये क्षेत्र ज़्यादा फर्टाइल बन जाता है, ज़्यादा उर्वरा शक्ति वाला होता है, उर्वरा शक्ति वाला होता है। ठीक, यानी खादर क्षेत्र जो होता है इसमें क्या होता है, उर्वरा शक्ति ज़्यादा होती है, इस क्षेत्र में ज़्यादा होती है इसकी तुलना में। यानी इस क्षेत्र में जो होता है ये बांगर क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी समय से बाढ़ नहीं गई होती है, तो ये क्षेत्र धीरे धीरे क्या बन जाता है, बांगर क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पे बाढ़ कभी कभी यानी बहुत ही मुश्किल से, यानी ज़्यादा ही जब बाढ़ आ जाए तभी संभव है कि इस यहाँ बाढ़ पहुँचे, नहीं तो ये क्षेत्र कैसा रहता है, शुष्क ही रहता है, ऐसी यानी यहाँ पे बाढ़ नहीं पहुँचती है। और क्या होता है, और इसी क्षेत्र में क्या होगा, कभी कभी देखा होगा कि जो बांगर क्षेत्र होते हैं, बांगर क्षेत्र में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। यानी इस क्षेत्र में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, ये मात्रा जो अधिक होती है, देखा होगा इन्हीं के कारण ये क्या बन जाते हैं, कंकड़ पत्थर बन जाते हैं। इस क्षेत्र में क्या बन जाते हैं, कंकड़ पत्थर बन जाते हैं। कंकड़ छोटे छोटे टुकड़े देखे होंगे जो पड़े रहते हैं, वो कंकड़ इन्हीं के कारण बनते हैं। कैल्शियम की मात्रा यहाँ पे अधिक होती है और इसीलिए इस क्षेत्र में क्या होता है, कंकड़ पत्थर अधिक बन जाते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये कम उपजाऊ भी होता है, किसकी तुलना में, इस खादर क्षेत्र की तुलना में। तो ये तो हमने देखा इसका क्या नाम, नदी के पास का तटीय मैदान, और इसी क्षेत्र में हमने देखा खादर क्या है और बांगर क्या है। ये भी हमने जान लिया कि खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है। बांगर यानी बांगर जो होता है, जो नदियाँ पहले कभी वहाँ पे बाढ़, नदियों की बाढ़ मतलब जो पानी था वह जाता था, लेकिन अब नहीं जाता है, यानी कभी गया होगा लेकिन अब नहीं गया, तो वो क्या क्या क्षेत्र बन जाता है, बांगर। और अब क्या है कि जो नदियाँ हैं पास में, जहाँ भी उनके अवसाद, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जहाँ भी अवसाद जाते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, खादर खादर कहते हैं। ये तो हमने देखा एक नदी का तटीय मैदान और उसके बारे में जाना कि ये बाढ़ आती है तो बाढ़ क्यों आती है। बाढ़ वर्षा के कारण भी आ सकती है, बर्फ़ के पिघलने से भी आ सकती है, क्योंकि नदियाँ जो हैं वो अधिकतर हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं और हिमालय पे क्या है, बर्फ़ है, और बर्फ़ जो पिघलती है तो पानी कहाँ जाएगा, पानी नदियों में आएगा, तो नदियों में क्या होगा, बाढ़ आएगी। तो ये तो हमने देखा इसका क्या नाम, खादर और बांगर का क्षेत्र। अब हम लोग देखें आगे। अच्छा, ये अधिकतर कहाँ है, ये अधिकतर देखा होगा आप लोगों ने कि सबसे ज़्यादा जो नदियाँ निकलती हैं उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर ये जाती हैं। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ अधिकतर ये मैदान बनाती हैं जो उपजाऊ यानी खादर क्षेत्र बनाती हैं, और कुछ इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत बांगर भी आते हैं। ऐसा नहीं कि बांगर कहीं मान लीजिए राजस्थान बन जाए, राजस्थान में जो मरुस्थल क्षेत्र है वो बांगर, वो तो मरुस्थल क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र बनेगा जो नदियों के पास, यानी इसी क्षेत्र में, इसके जो पास जहाँ तक नदी बाढ़ का पानी जाता है, नदी का बाढ़ का पानी जाता है, और जिसके आगे पहले कभी जाता था लेकिन अब नहीं जाता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, बांगर। और जहाँ तक पानी जाता है, अवसाद जाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, खादर क्षेत्र कहेंगे। ये भी जाना हमने। अब हम लोग देख रहे हैं जैसे ये देखा हमने जलोढ़ मैदान, यानी जलोढ़ मैदान क्या है, जो नदियों के पास के क्षेत्र जहाँ तक पानी जाता है वो जल से प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण पानी में से डूबते हैं और प्रत्येक वर्ष खुलते हैं। वहाँ पे अवसाद जमा होते हैं, नया अवसाद जमा होता है। इससे क्या होता है कि वहाँ की भूमि जो है
उर्वरायुक्त हो जाती है। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र कहते हैं। अगला है, जैसे कभी क्या था कि ये जो क्षेत्र है, मान लीजिए ये इंडियन मैप यानी भारतीय जो मैप है, उसमें क्या है कि यहाँ पे ये राजस्थान पंजाब क्षेत्र है, जो यानी पंजाब क्षेत्र, ये जो पंजाब क्षेत्र है, और पंजाब क्षेत्र में क्या है कि एक सिंध नदी आती है सिंधु नदी, यही सिंधु नदी जो बनती है, ऐसे मान लीजिए ऐसे सिंधु नदी आती है, पाकिस्तान चली जाती है सिंधु नदी, तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे बनाते हैं सिंधु नदी। ऐसे मान लीजिए सिंधु नदी आई, ये पाकिस्तान में जाने दीजिए, तो सिंधु नदी ये भी अपना क्या करती है? यहाँ पे इसी जगह मान लीजिए यहाँ पे भी ये मैदान बनाती है, यहाँ पे ये अपना जो भी बनाती है मैदान बनाती है, यहाँ पे जो बाढ़ का पानी आता है और उसका फ्लो होता है, तो इसके साथ जो अवसाद आता है वो किनारों पर जमा होता रहता है। यहाँ पे भी खादर का निर्माण करती है ये नदियाँ। आगे जैसे झेलम, इसी में क्या है कि इसी में एक नदी आती है जो सतलज नदी आती है, तो सतलज नदी हमने यहाँ से लाए हम सतलज नदी। ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं, ये निकलती है तो बाद में बताएंगे। तो ये क्या है हमारी? ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी। ये क्या है? सतलज नदी, सतलज नदी। ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है। हम बात कर रहे हैं इस पंजाब क्षेत्र की, तो पंजाब क्षेत्र से संबंधित अभी देख रहे हैं हम। तो ये सिंधु नदी होगी। इसी में क्या है कि यहाँ से जो नदी निकलती है वो यहाँ पे आके मिल जाती है, झेलम नदी है, आ गई। झेलम नदी, तो ये झेलम नदी हो गई। झेलम नदी के बाद इसमें क्या है कि इसी में चिनाब नदी आ जाती है। इसी में क्या है कि ये चिनाब नदी है, चिनाब। ये चिनाब नदी हो गई। चिनाब के बाद कितनी नदियाँ आ गई? 1 2 3 4, अभी एक और वो बनेगी आपकी रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी। इसमें क्या है? एक ब्यास नदी है, ब्यास नदी। ये तो नदी है, ये पाकिस्तान क्षेत्र में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये नदियाँ भी वही काम करती हैं जो अभी पीछे एक नदी के थ्रू हमने डायग्राम के थ्रू बताया था कि यहाँ पे जब ये बाढ़ आती है, जैसे सतलज में बाढ़ आई, तो ये भी क्या करती हैं? इन क्षेत्रों में अपना क्या बनाती हैं? दोआब क्षेत्र। यहाँ पे ये भी अवसाद लाती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं? ये अपना दोआब बनाती हैं। ब्यास ने अपना दोआब बनाया, इसी प्रकार रावी भी बनाती है, रावी भी बना रही है दोनों तरफ मुहानों पे। इसी प्रकार चिनाब भी बनाएगी, इसी प्रकार ये झेलम नदी भी बनाएगी। ये क्या करेंगे? ये अपना दोआब बनाती हैं। अच्छा, जब ये दोआब बनाती हैं तो दोआब बनाने से क्या होता है? इस जो ब्यास नदी का दोआब है, ये क्या कहलाएगा? ब्यास नदी का, इसे क्या कहेंगे हम? ब्यास नदी के दोआब को इसे क्या कहोगे? बिष्ट दोआब कहेंगे। क्या कहेंगे? बिष्ट दोआब। ब्यास नदी के जो दोआब क्षेत्र को, इसको क्या कहेंगे? बिष्ट दोआब कहेंगे। और जो रावी नदी और ब्यास नदी, ये जो अपना दोआब बनाती हैं, इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे बारी दोआब। इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे लिख दीजिए, बारी दोआब, बारी दोआब। इसे क्या कहेंगे? बारी दोआब कहेंगे इस क्षेत्र को। यानी इसको लिख लीजिए
इसे ए से इंडिकेट कर दीजिए, यहाँ पे ए लिख लीजिए, और इसे बी से तो यहाँ पे बी लिख दीजिए, और इसे सी से सी को क्या कहेंगे, सी इस जो रावी नदी अपना दोआब बनाती है, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, रेचना दोआब। क्या कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, रेचना दोआब। अभी कारण समझ में आएगा कि ये दोआब क्यों कहा जाता है इन्हें। यानी पंजाब जो है, पंजाब में कहते हैं कि 5 नदियों का समूह है, इसीलिए पंजाब कहा गया। लेकिन ये पंजाब बना कैसे, ये चीज़ अभी आपको पता चल जाएगी कि पंजाब कैसे बना है। अगला है चेज दोआब है, जो बनाती है हमारी चिनाब नदी। तो ABCD यहाँ पे लिख दीजिए D। ये क्या बनाती है, चेज दोआब। इसे चेज दोआब बनाएंगे। अच्छा, अब ये क्षेत्र ये भी अपना दोआब बनाएगी, तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए ई वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, ई वाले क्षेत्र को हम लोग इसे कहेंगे, कह दीजिए सप्त सिंधु दोआब। इसे सप्त सिंधु दोआब। अच्छा, सप्त सिंधु दोआब हो गया। यानी ये जो नदियां हैं ये अपना क्या बनाती हैं, दोआब बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं, इस क्षेत्र में बनाती हैं, यानी पंजाब क्षेत्र में। तो ये नदी मान लीजिए ये यहाँ आ गई, तो इसका दोआब एक ये, इसी प्रकार इसे मिलाया इधर, तो ऐसे ये सभी क्या होती हैं, ये इस क्षेत्र में मिलती हैं आकर पंजाब क्षेत्र में। तो ये पंजाब क्षेत्र में अपना क्या बनाती हैं, दोआब बनाती हैं। दोआब इसीलिए इसको क्या गया, 5 नदियां हैं। तो कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये क्या करती हैं, ये अपना दोआब बनाती हैं। ये कहाँ बनाती हैं दोआब अपना, ये दोआब अपना इस क्षेत्र पंजाब में बनाती हैं। किसमें, पंजाब में बनाती हैं। सभी नदियां ये क्या करती हैं, अपना क्षेत्र दोआब बनाती हैं। ये दोआब जो बनाती हैं, ये नदियां कितनी हैं, कितनी नदियां हैं, ये 5। कितनी हो गई, 5। तो पंज, क्योंकि ये एक तरीके से पूरा क्षेत्र जो है पंजाब का, यहाँ पे इन्होंने नदियों ने अपना दोआब बनाया, सभी समूह बनी, यहाँ पे मिली आकर, तो पंज और दोआब क्या है, दोआब है। तो इसका मैंने 2 हटाया, तो क्या बना, पंजाब। ऐसे तो बना ये पंजाब। यानी इन जो पांचों दोआब हैं, कौन कौन से, बिष्ट दोआब, बारी दोआब और रचना दोआब, चेज दोआब और सप्त सिंधु दोआब, इनको जब मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है इस क्षेत्र का पंजाब। तो ऐसे तो ये पंजाब बना। तो ये चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे अभी देखा कि ये पंजाब क्षेत्र में नदियों ने दोआब कैसे बनाए, ये सभी दोआब बनाए। ये यहाँ पे आकर मिली, ये यहाँ पे दोआब मतलब मुहाने ये कैसे बनाए, ये चीज़ हमने देखी। अब इसी क्षेत्र में क्या है कि ये जो मैदान हमने देखे, अभी एक नदी बनाकर हमने एक मैदान के थ्रू कुछ डायग्राम के थ्रू सीखा। मैदान क्या है कि मैदान जो होते हैं आगे, मैदान पश्चिम में तो चौड़े हैं, लेकिन ये पूरब में क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं। यानी ऐसे ये क्या है कि इस क्षेत्र में सभी में क्या है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कहीं पहाड़ हैं, राजस्थान, यानी ये सब क्या है, पर्वत हैं। तो मैदान कहाँ है, ऐसे तो मिलेंगे, क्योंकि ऐसे मैदान जो बीच में पड़ेगा वही इसका मैदान होगा। क्योंकि भारत का जो मानचित्र यानी मैप है वो भी कैसा है, अरे चलिए फिगर की ऐसे ही समझ लीजिए, मान लीजिए ये मानचित्र है और इसमें क्या है कि ये बांग्लादेश है, यहाँ से हमारा
ऐसे बंगाल की खाड़ी है। और मानचित्र में क्या है कि ये जो क्षेत्र है यही मैदान है, तो इसीलिए इसको क्या गया, पश्चिम में ये चौड़े हैं, इधर क्या होते हैं, इधर पतले होते चले जाते हैं मैदान। यानी मैदान को क्या कहेंगे, ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है। तो इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछे कि मैदान किस क्षेत्र में चौड़े अधिक होते हैं, तो मैदान किस क्षेत्र में चौड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है ये पश्चिम क्षेत्र है, तो पश्चिम क्षेत्र में अधिक चौड़े होंगे और पूर्व में पतले होते चले जाएंगे। तो ये चीज़ हमने देखा। तो मैदान क्यों इधर पश्चिम, क्योंकि ये जो नदियाँ जो हैं इधर से ही अधिक प्रवाहित होती हैं और आगे जाकर मिलती जाती हैं, तो वहाँ पतले होते चले जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेल्टाई मैदान। यानी डेल्टाई मैदान क्या होते हैं, डेल्टाई मैदान जो होते हैं उसमें नदियाँ होती हैं एक मुहाने पे जाकर यानी मृदा का बहुत महीन अवसाद ले जाती हैं और वहाँ इकट्ठा करती रहती हैं, वहाँ पे क्या बना देती हैं, एक डेल्टा का रूप बना देती हैं। अब जो है, अब हम देखेंगे जैसे वहाँ पे बनाए थे नदियों ने मैदान जो पश्चिम में चौड़े थे, तो क्या राजस्थान और पंजाब के देख चुके हैं, अब राजस्थान में मैदान होंगे तो भी हम लोग देखते हैं। राजस्थान में क्या है कि इंडियन मैप आप बना लीजिए, यानी ये रहा भारत का मैप। राजस्थान कहाँ है, राजस्थान मान यहाँ पे मेरा राजस्थान है। राजस्थान में क्या है कि यहाँ से जो पर्वत चलते हैं, ऐसे ऐसे पर्वत चलेंगे, ये मान लीजिए ये पर्वत हैं, ये पर्वत श्रृंखला कहाँ तक चली जाती हैं, दिल्ली के आगे तक, यानी दिल्ली के पास है ये निकल जाती हैं। तो ये क्या है, राजस्थान ये पर्वत है, पर्वत क्या करता है, इसको दो हिस्सों में बांट देता है। ये पर्वत का बन गया कौन सा हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, और ये क्या बन जाएगा, इसका पूर्वी हिस्सा। यानी इसका दो हिस्सों में इसने बांटा, किसने, इस पर्वत ने। यहाँ पे क्या है, एक जो है इसकी चोटी राजस्थान, यहाँ पे चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, यानी ये क्या है, यहाँ पे गुरु शिखर एक चोटी है, ये क्या है, गुरु शिखर पर्वत, यानी ये एक चोटी है। तो आगे यहाँ क्या बनेगा, इस क्षेत्र के मतलब इसके इधर क्या बन जाएगा, ये मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाएगा यहाँ पे। यानी क्या बनेगा, ये तो पर्वत है, यहाँ से जो यानी जो पवनें आती हैं वो कैसे निकलती हैं, वो तो ऐसे करके निकल जाती हैं सीधे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या बनेगा, मरुस्थलीय क्षेत्र बनेगा। यानी राजस्थान यहाँ पे क्या है, मरुस्थलीय, मरुभूमि स्थल, यानी मरु जो बालू वाली भूमि, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या है, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है। और यहाँ पे जो ये जो ढाल होती है, यानी ये तो पर्वत हैं, और पर्वतों की ये ढाल है, मान लीजिए इधर को ऐसे ऐसे ढाल है, ऐसे ये ढाल है, इस ढाल को, यानी ये जो ढाल आई है इस ढाल को क्या कहेंगे, इस ढाल को हम लोग क्या कहेंगे, बगार, इसको क्या कहते हैं, बगार कहते हैं। इसी ढाल को, ये जो ढाल आती है इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बगार कहते हैं। और ये जो पहाड़ यानी पर्वत है वो किसका हिस्सा है, अरावली
अरावली का हिस्सा है। ये क्या किसका हिस्सा है? ये अरावली, यानी अरावली की ये श्रृंखला जाती है। तो ये तो हमने देखा अरावली की। अच्छा गुरुशुकर, इसकी ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे ऊंचाई है इसकी 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है। और क्या है इस क्षेत्र में, जो यहाँ पे जो इसके पश्चिम में, यानी इस जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला के पश्चिम में क्या मिलेंगे? मरुस्थल मिलेगा। और मरुस्थल में क्या मिलेंगे? बड़े बड़े जो रेत के टीले हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए बड़े बड़े रेत के टीले मिलेंगे। किस क्षेत्र में? इसी क्षेत्र में हमारे क्या मिलेंगे? रेत के टीले मिलेंगे। कहाँ पे? राजस्थान में बड़े बड़े रेत के टीले मिलेंगे। और क्या है कि इसका क्षेत्र लगभग कितना है? वही अप्रॉक्स लगभग, यानी इस पूरे का क्षेत्र कितना है? 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर। ये तो इसका हमने ये देखा लगभग, यानी इस क्षेत्र का जो हिस्सा है वो कितना है? 1.7 यानी 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। अच्छा, ये मरुस्थल क्यों बने? ये मरुस्थल क्यों है यहाँ पे? तो हम लोग देख रहे थे कि इस क्षेत्र में जो मरुस्थल क्यों बने। मरुस्थल क्यों बने? यहाँ से जो है जो मानसूनी बारिश होती है वो इस पर्वत के कारण इधर तो जा नहीं पाती है, यानी टकराकर इधर ही बारिश होती रहती है। इधर बारिश होने से इधर पहुंचती नहीं है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे रेनफॉल कम होता है, यानी बारिश नहीं होती है, बारिश कम होती है, बारिश नहीं होती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। दूसरा क्या है? अच्छा, बारिश नहीं होती है, फिर उसके बाद बारिश ना होने के कारण यहाँ पे जो वाटर लेवल वो भी नीचे है और पानी का सप्लाई जो है वो भी कम होती है, यानी वाटर सप्लाई भी कम है। तो ये कारण ये भी हो सकता है मरुस्थल बनने का कि यानी पानी की सप्लाई कम है। यहाँ पे क्या है कि मानसूनों का प्रभाव जो है इधर क्षेत्र में तो ज़्यादा है इस क्षेत्र में, लेकिन इस क्षेत्र में मानसून का प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मानसून का प्रभाव भी नहीं है, का प्रभाव, मानसून का प्रभाव कम है, यानी मानसून का प्रभाव इस क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मरुस्थल बने हैं। या फिर क्या हो सकता है कि अच्छा, मानसून का प्रभाव क्यों कम क्यों है? क्योंकि ये जो दक्षिण और पश्चिम जो मानसून है, यानी दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो क्या करता है कि ऐसे आया और इधर से तो निकल गया इधर से। तो जब ऐसे निकल जाएगा तो इस क्षेत्र में क्या होगा? बारिश, मानसून नहीं पहुँच, यानी बारिश नहीं होगी, वो तो सीधे निकल जाएगा। तो जब नहीं निकल पाए, सॉरी, जब बारिश नहीं होगी तो क्या बनेगा? यहाँ पे मरुस्थल बनेगा। और क्या है इसी क्षेत्र में क्या है कि जब बारिश नहीं होती है इस पर्वत के कारण, इधर से जब पवनें निकल जाती हैं तो इसमें क्या बनता है? इधर ये वृष्टि छाया प्रदेश भी बन जाएगा। क्या बनेगा? यानी वृष्टि छाया प्रदेश बनेगा। क्या बनेगा? वृष्टि छाया प्रदेश। ये क्या बनेगा? वृष्टि छाया प्रदेश भी बन जाएगा। कौन सा? ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये बनेगा, वृष्टि छाया प्रदेश भी बन जाएगा। और क्या है कि यहाँ पे कभी, यानी कभी आज नहीं, हजारों या लाखों वर्ष पहले सिंधु नदी बहती होगी। धीरे धीरे क्या है सिंधु नदी इस हिस्से को छोड़ती हुई इधर निकल गई, यानी पंजाब क्षेत्र में, उसमें सॉरी पाकिस्तान क्षेत्र में पहुंच गई। तो जब नदी ही छोड़ के यहाँ से चली गई तो ये क्षेत्र बन गया क्या? मरुस्थल। ये क्षेत्र
यानी शुष्क बनता गया और इस क्षेत्र में पानी की कमी होती चली गई, इसलिए भी मरुस्थल बने होंगे। एक कारण ये भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि कभी इस क्षेत्र में जो सागर रहा होगा, यानी सागर, तो पास्ट में यहाँ पे सागर के जो है निक्षेप भी मिले हैं। तो जो सागरी यहाँ पे कभी ये सागरी क्षेत्र रहा होगा, राजस्थान का क्षेत्र, तो निक्षेप यहाँ पे मिले हैं, तो अब नहीं है, तो ये भी एक कारण रहा होगा। यानी इसके मरुस्थल बनने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें क्या है कि इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र जो मरुस्थल है, इसमें क्या है, लवण की मात्रा अधिक है, लवण की मात्रा अधिक। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, इस क्षेत्र में क्या है, लवण की मात्रा अधिक है। लवण मतलब नमक, नमक की मात्रा अधिक है। यानी यहाँ की भूमि कैसी है, लवणीय है। ये भूमि कैसी है, लवणीय भूमि है। नमक की मात्रा, इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पे एक सांबर झीलें जो है वो भी खारे पानी की झीलें होती हैं। कहाँ, राजस्थान में। सांबर झील हो गई, सांबर झील के बाद यहाँ पे क्या नाम, वो दिगाना हो गई, निगराना, इसी तरीके से कई झीलें हैं। सभी क्या हैं, लगभग लवणीय झीलें हैं। अच्छा, यहाँ पे जो क्या है, जब बारिश नहीं होती है, कभी बारिश के मौसम में थोड़ी हल्की फुल्की बारिश भी हो गई, तो यहाँ पे क्या है, नदियाँ कैसी होती हैं, नदियाँ भी कैसी होती हैं। एक नदी है, वो कौन सी है, लूनी नदी। लूनी नदी कैसी है, नदियाँ अल्पकालिक, यहाँ पे लिख लीजिए, नदियाँ भी अल्पकालिक होती हैं। नदियाँ अल्पकालिक होती हैं। उसका उदाहरण कौन सा है, लूनी नदी। लूनी नदी, यानी नदियाँ यहाँ पे कैसी होती हैं, अल्पकालिक होती हैं। जो बारिश के मौसम में थोड़ा पानी भरा तो पानी से थोड़ी बहुत हरी भरी हुई और उसके बाद क्या होगा, फिर समाप्त हो गई। तो इसका उदाहरण कौन सा है, लूनी नदी। अच्छा, यहाँ पे झीलें कौन सी हैं, झीलें बताई मैंने, एक सांबर झील राजस्थान में हो गई, सांबर के बाद दिगाना हो गई, एक निगराना झील हो गई, और निगराना के बाद एक निगराना मैकराना झील हो गई। ये जो झीलें हैं ये कहाँ मिलती हैं, इन्हीं क्षेत्र राजस्थान में मिलती हैं। अच्छा, तो अब एक सवाल है कि जी इस क्षेत्र में जो पानी की कमी है, तो फसलें कौन सी होती होंगी। तो फसलें जो यहाँ पे कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें होती हैं, वो यहाँ पे फसलें लगभग उगाई जाती हैं। जैसे मान ये कोई बाजरे में कम पानी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे लगभग बाजरे की खेती अधिक होती है। तो ये तो हमने राजस्थान का वर्णन देखा कि राजस्थान में ये मैदान और ये मरुस्थल क्षेत्र और वृष्टि छाया क्षेत्र और ये कैसे बने, ये सब हमने देखा। मरुस्थल में बारिश क्यों नहीं होती, ये भी हमने जाना। इसी पर्वत के कारण ये दक्षिण पश्चिम जो हवाएं आती हैं वो इसको निकल जाती हैं इधर से, तो यहाँ पे बारिश नहीं, ये जो पर्वत है इसको इधर मानसून को नहीं जाने देता है। जब नहीं जाने देता है इधर बारिश नहीं होती है, इसीलिए वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। ये सब हमने देखा। अब आगे